तो ये चीज़ है कि जो थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड से रहेंगे दे विल बी ऑन दी एडवांटेज साइड, कि उनको कई चीज़ों का जल्दी पता चल जाता है। तो ये जो अभी मैंने आपको क्लाइमेट का भी पूछा, ठीक है ना, जैसे अभी कहा कि टुडे इज द क्लाउडी डे, तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें जो बीच में स्टार्टिंग में 2-4 मिनट लेता हूँ इस चीज़ के, कि वेदर इट इज़ बेनिफिशियल टू द क्रॉप्स, कि जो हमारी जो अभी क्रॉप लगी है, क्योंकि आपको ये आपके ये सब चीज़ें एकदम माइंड में आनी चाहिए। आप पढ़ोगे भी आगे, एग्रोमेट्रोलॉजी भी है एक सब्जेक्ट, कि व्हाट इज इट्स अफेक्ट। जो क्लाउडी डे है आज, तो इसका क्रॉप्स के ऊपर हमारे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अभी अभी आप देखो तो आप मेरे को बता सकते हो कि विच क्रॉप इज इन द फील्ड नाउ ए डेज, कि कौन सी क्रॉप है जिसकी सोइंग हो गई है आपके एरिया में। क्या कौन कौन सी क्रॉप है, विच क्रॉप हैज बीन सोन नाउ? सर वीट। हाँ, वीट है ना। वीट इज दी आवर मेन क्रॉप इन दिस एरिया। हमारा जो नॉर्थ इंडिया है उसमें वीट इज दी मेन क्रॉप, और पर्टिकुलर जो पंजाब है, ये तो काफ़ी जो अपना डिस्ट्रीब्यूट अपना कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन जो ओवरऑल हमारी इंडिया की है उसको। तो इसको कहते हैं कि पंजाब इज दी बॉल, फूड बॉल ऑफ इंडिया, BOWL बॉल जो है। तो इसका क्या है कि लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज देयर ऑफ पंजाब, ठीक है ना, इन फूड ग्रेन्स। तो इसका दिस wheat is actually grown in your Himachal also and in Punjab also, ठीक है ना, that is the main crop in रबी सीजन। ये आपका जो सीजन ये चल रहा है, ये जो सीजन अभी कंप्लीट होने वाला है बाय द एंड ऑफ दिसंबर, तो इसको रबी सीजन कहते हैं, ठीक है ना। दो मेन सीजन जो खरीफ सीजन, जो शायद आपने ग्राउंड में पढ़ा होगा, तो रबी सीजन में ये नॉर्थ इंडिया में वीट ही ग्रो करती है। तो वीट अभी आप देखोगे कि ऑलमोस्ट इसकी जो सोइंग है वीट की, ठीक है ना, वो इट हैज़ बिन कंप्लीटेड। क्योंकि जहाँ पे ये जैसे हिमाचल का जैसे जहाँ से रीच है, उस टाइम भी मैंने कहा था कि बारिश हो गई है तो प्लोइंग हैज स्टार्टेड, एंड आई अभी तक तो मतलब मेरे को लगता है कि सोइंग जो है सब जगह कंप्लीट हो गई है, वीट की सोइंग, ठीक है ना। तो जहाँ कई जगह ये है कि दिसंबर एंड तक भी जाती है, लेट वैरायटीज वो लगती हैं, ठीक है ना, वो वैरायटीज लेट होती हैं। तो ये इसका ये है कि ये जो अभी जो जो बारिश अगर पड़ जाती है, अभी भी बारिश जैसे मौसम बना हुआ है, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर दिस, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर दिस वीट क्रॉप के लिए। क्योंकि अभी आपने अगर देखा होगा तो जर्मिनेशन गेहूं की होगी हुई है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे इन ये क्रॉप्स के बारे में, तो उसकी जो अभी 5-10 दिन में टिलरिंग स्टार्ट हो जाएगी। टिलरिंग मीन्स कि वहाँ से जो ब्रांचेस निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए जो बारिश है, अभी ये जो मौसम बना हुआ है, ये अच्छा है क्रॉप्स के लिए। तो ये सिर्फ एक मेरा था कि आप इसको कोरिलेट किया करो कभी भी। जैसे टेम्परेचर अभी बीच में देख रहे थे कि कल परसों जो है गर्मी लग रही थी बहुत, टेम्परेचर वाज ऑन दी हायर साइड। तो इट शुड नॉट गो अब्रप्ट इंक्रीज। जो अगर टेम्परेचर की होती है तो गेहूं के ऊपर, वीट के ऊपर बड़ा इसका इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि वीट जो है उसको अर्ली स्टेज में थोड़ी सर्दी चाहिए, बीच में फिर उसको सर्दी काफ़ी चाहिए फॉर द ग्रोथ पर्पस, और फिर जो अल्टीमेटली जब आप देखते हो कि जब व्हेन देयर इज हार्वेस्टिंग, तो इसको गर्मी चाहिए। जब अप्रैल में एकदम गर्मी आ जाती है तभी पकती है ना। तो अदरवाइज जो ग्रेन्स हैं वो अगर डेवलप नहीं होंगे, उसको प्रॉपर मैच्योर नहीं होंगे ग्रेन्स। तो ये सिर्फ 2-4 मिनट मैंने ये लेने थे कि आपको मैंने कहा था कि आई विल सर्टेनली टच विद द करंट, जो भी चीज़ चल रही है उसका करंट के साथ मैं ज़रूर आपको कोरिलेट करूँगा। और आप भी इस लाइन पे ज़रूर सोचना कभी भी, whenever you get the time, आप देखा करो कि मौसम कैसा है, कैसा होना चाहिए, क्रॉप्स को क्या इफेक्ट करता है, क्लाइमेटिक चेंजेस जो आते हैं उससे, क्योंकि अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये है जो, तो कमिंग टू आवर
अभी आपके में कल आपकी हॉर्टिकल्चर की मैं देख रहा था कि जो हॉर्टिकल्चर की आपकी क्लास लगी हुई थी, है ना? तो मेगा मैम ले रही थी आपकी हॉर्टिकल्चर की क्लास। तो मैं बीच बीच में ज्वाइन करता रहता हूँ। आपने अभी आज पढ़ा है कि व्हाट इज़ द हॉर्टिकल्चर, उसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना? ऐसा कुछ पढ़ रहे थे आप। तो क्योंकि आपकी कल शायद नहीं लगी थी ना क्लास हॉर्टिकल्चर की। तो ये है। नाउ कमिंग टू आवर मेन, जो हमारा मेरा है आज आज क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट? मैं कौन सा सब्जेक्ट लेने जा रहा हूँ? बताओगे एनीबॉडी? क्यों अंजलि, आप बताओ। अंजलि, आवाज नहीं आ रही? Sir, अंजलि, rural sociology education. रूरल सोशियोलॉजी एंड Education. एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है ना? Yes, sir. रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो सब्जेक्ट जो है ना। तो Yes, sir. Yes. हाँ, उसका प्रॉपर जो है ना, कई बार सब्जेक्ट नहीं आता ध्यान में, तो मतलब उसका प्रॉपर सब्जेक्ट का नाम पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या है। तो इसके मतलब दो पार्ट हैं। अगर आप देखो कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो आपका ये सब्जेक्ट है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी अलग से है और एजुकेशन साइकोलॉजी अलग से है। पहले हम रूरल सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे। तो मैं अभी तक जो हमने इसमें कवर किया है कि फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग दिस व्हाट इज एक्सटेंशन, है ना? एक्सटेंशन क्या होता है, फिर हमने एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा कि व्हाट इज एक्सटेंशन एजुकेशन, फिर सोशियोलॉजी को टच किया कि डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, देन रूरल सोशियोलॉजी, ठीक है? और फिर कि रूरल सोशियोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस क्या है इन एक्सटेंशन एजुकेशन, जो हमने एक डिफरेंस दोनों को डिफ्रेंशिएट करके, रूरल सोशियोलॉजी और एक्सटेंशन एजुकेशन को डिफ्रेंशिएट करके उसकी इम्पोर्टेंस देखी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन एक्सटेंशन एजुकेशन। कुछ आपको स्टार्टिंग में मैंने जैसे कहा कि ये सब्जेक्ट्स ही ऐसे हैं कि कोशिश मैं करता हूँ कि आपको बड़े सिंपल वे में बताने की। जैसे मैंने कहा था कि एक्सटेंशन जो एजुकेशन है, जो आप एजुकेशन अभी ले रहे हो, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट देन दैट। जो आपकी एजुकेशन है दे फॉर्मल है, ठीक है ना? और जो एक एक्सटेंशन एजुकेशन होती है दैट इज नॉट फॉर्मल, दैट इज इनफॉर्मल, क्योंकि वो दैट इज मेनली फॉर दी फार्मर्स, ठीक है? तो अब फार्मर्स को एजुकेशन देनी है तो उनके सारा सिस्टम को समझना पड़ेगा, क्योंकि दे आर लिविंग इन दी विलेजेस। तो फिर ये रूरल सोशियोलॉजी का रोल आ जाता है कि आप जब तक आप रूरल सोशियोलॉजी को नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना? जब आप एक सोसाइटी, क्योंकि जो रूरल है, रूरल जो एरिया है दैट इज ए सोसाइटी, वो एक समाज है, अलग से समाज है। जब आप उस समाज की स्टडी नहीं करोगे
है कोई? बोलो यार। हाँ भाई। आवाज बंद होगी एकदम ही। सर दा मैसेज आया यार। क्यों? क्लास नहीं है क्या? सर दी इलेक्ट्रिसिटी उधर है नहीं, तो सर उधर है नहीं लगनी क्लास में शायद। अमनदीप मैसेज देखा तूने? हेलो ना यार। लगता है अब नहीं होगी क्लास। अच्छा अच्छा, नहीं लगनी शायद क्लास यार। चल बेले ही हो तुही ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪਾਇਦਾ ਕੋਈ? वेले नहीं यार। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪਾਣੇ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। क्लास खत्म हो गया है क्या? हाँ भाई यार खत्म ही है। अमनदीप कैमरा ऑन अभी और कर। किसका क्लास है? हेलो साहिल। हाँ जी हाँ जी। यार मेरे हॉर्टिकल्चर ਦੇ ਨੋਟਸ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਕੀ? यार दसांगे तेनू, मैं बनाए नहीं यार। यार ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਪਹਿਲੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ। मैं नहीं ना, मैं क्लास लाई ही पर लिखा कुछ नहीं। मैं भी नहीं लिखा कुछ। कितों ना तू? मैं बनेरा तो। अच्छा अच्छा, अरे को ले ला रीचा तू। कोई नहीं तो ले लूंगा मैं। हाँ ये मैं सॉरी, मेरे ना लाइट चली गई थी। नो लाइट एट ऑल। ओके सर। है ना, क्योंकि मैं तो ये इस पे हूँ ना, लैपटॉप से करता हूँ ये। सो ठीक है, विल कंटिन्यू विद अवर टॉपिक जो आज आपका है ना, नेक्स्ट जो सिलेबस में है, क्योंकि इसमें टाइम टाइम विल बी वेस्टेड, बाकी चीज़ों में हम बात करेंगे। तो स्टेट वे आई स्टार्ट, ये आपका, ये अभी आप देखो दिस सिलेबस, ये सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी, डेफिनेशन एंड स्कोप वी हैव कवर्ड इट, and then its significance in agriculture extension that we have also covered. तो अभी नेक्स्ट सम ऑफ द ये ग्रुप्स हैं कि रिलेटेड टू दिस सोशियोलॉजी। फर्स्ट इज सोशल इकोलॉजी, देन रूरल सोसाइटी। अगर आप देखो इफ यू गो बाय द सिलेबस, तो सोशल इकोलॉजी है, देन रूरल सोसाइटी है, देन सोशल ग्रुप्स, देन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है ना, देन कल्चर कंसेप्ट, तो देन सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये अलग अलग टर्म्स हैं, दिस आर रिलेटेड टू दी सोशियोलॉजी, ठीक है ना, सोशियोलॉजी के साथ रिलेटेड है। तो वन बाय वन वी विल कवर दिस। इसमें काफ़ी करने के बाद यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दिस। तो ये इसमें जो फर्स्ट जैसे है सोशल इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी कुछ नहीं है, दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ द ह्यूमन विद द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन क्या है उसका, ठीक है ना। तो दैट इज द सोशल इकोलॉजी। इकोलॉजी जहाँ आ जाता है वर्ड, इकोलॉजी ऑलवेज रिलेट टू द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका एनवायरनमेंट के साथ जो एक रिलेशन रहता है, तो दैट क्रिएट्स द इकोसिस्टम। तो अभी हम करेंगे, वी विल डू नाउ दिस रूरल सोसाइटी, ठीक है ना, रूरल सोसाइटी।
कि रूरल, व्हाट इज रूरल सोसाइटी, क्योंकि पहले हमने सोशियोलॉजी की, देन वी डिड इट रूरल सोशियोलॉजी, देन इज द रूरल सोसाइटी। सोसाइटी तो जैसे आप सब इसको जानते ही हो कि व्हाट इज सोसाइटी। सोसाइटी एक समाज ही होता है, एक जगह जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, तो दैट क्रिएट्स द सोसाइटी। आप कहते हैं ना कि ये मेरी सोसाइटी है, ठीक है ना, जैसे आप लोग कहते हो कि मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ, जब ये मेरे लोगों की सोसाइटी है, तो मैं मीन्स कि एक ग्रुप होता है, ठीक है ना, सोसाइटी एक ग्रुप ही है। लेकिन इसमें है कि हमने एक रूरल सोसाइटी, क्योंकि आपका तो जो कंसर्न रहेगा वो रूरल सोसाइटी के साथ ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे कि व्हाट इज दिस रूरल सोसाइटी, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज कि रूरल जैसे एक गांव है, गांव की सोसाइटी। तो जो एक गांव है, जो विलेज है, मैं फिर आपको इसमें लिखाऊंगा सब कुछ। तो एक अगर हम विलेज लें, जैसे ये सब लोग, जैसे ये अगर अंजलि जैसे रहती है और रीचा जैसे रहती हैं, एक पर्टिकुलर जैसे एक गांव है, तो गांव इट सेल्फ एक यूनिट बन जाता है ना, दैट इज एक इकाई है, ठीक है ना। अब शहर का जैसे एक मोहल्ला है, तो मोहल्ले को हम इकाई कह देते हैं कि दैट इज वन यूनिट, तो वो एक उसकी सोसाइटी हो जाती है, दैट इज दी वन सोसाइटी। तो ऐसे ही एक गांव है, पर्टिकुलर कोई भी गांव जैसे है, तो दैट इज द यूनिट, ठीक है ना, यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो वो एक सोसाइटी का पार्ट बन जाता है। तो इसको हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी जो है, आप जैसे मोस्ट ऑफ यू नो कि हमारा जो देश है, ठीक है ना, तो जैसे हम कहते हैं ना कि भारतवर्ष जो है वो गांव में बसता है, ठीक है ना। तो मतलब ये एक बहुत पुराना ही है और ये रहेगा भी कि जो हमारा देश है वो गांव में ही है, ठीक है ना। और जो मेन ऑक्यूपेशन है वो लोगों की, वो एग्रीकल्चर है, ठीक है ना। तो इसको ये भी कह देते हैं कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो एग्रीकल्चर ही है, ठीक है ना, खेती बाड़ी ही है। तो मतलब है कि अगर हमें डेवलपमेंट करनी है, तो इफ वी थिंक अबाउट द डेवलपमेंट, जैसे मोदी जी अभी देख ही रहे हैं कि अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो हमें गांव की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। और इस लाइन पे अब चले हुए हैं कि गांव की डेवलपमेंट होगी तो हमारे देश की डेवलपमेंट होगी। जो आप अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं, दे आर नॉट मोर देन 30%, ठीक है ना। तो गांव की डेवलपमेंट से ही सारी ये डेवलपमेंट इंडिया की काउंट होगी वैसे। तो इसलिए जो एक गांव है, दैट हम इसको पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूरल सोसाइटी। तो आप इसमें लिख लो फर्स्ट कि आप जो ऊपर हेडिंग है, दैट इज रूरल सोसाइटी, RURAL, रूरल सोसाइटी। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी, आप ऊपर रूरल सोसाइटी लिख के उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। इंडियन रूरल सोसाइटी की क्या क्या उसकी जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट जो एक सोशियोलॉजिस्ट हुआ है, उसका आप नाम लिख लो, रेडी, REDDY, रेडी। रेडी इन 1985, रेडी in 1985 has stated the following characteristics of Indian rural society. ये मैं आपको वन बाय वन बता दूंगा साहब। The village, Reddy in 1985 has stated means said, the following as the characteristics of Indian rural society. तो फर्स्ट जो उसने कहा है कि विलेज इज द यूनिट ऑफ द रूरल सोसाइटी। फर्स्ट आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिखोगे कि विलेज इज द यूनिट ऑफ रूरल सोसाइटी, ठीक है ना। जो गांव है वो एक यूनिट है रूरल सोसाइटी का, जो जैसे मैंने भी आपको बताया। इट्स पीपल कैरी ऑन द बिजनेस,
इट्स पीपल, इसके जो लोग हैं, इट्स पीपल कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ लिविंग टुगेदर. Its people carry on the business of living together within a distinctive framework. Its people carry on the business of living together within a distinctive 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 framework. एक particular framework होता है जिसके अंदर वो रहते हैं. Distinctive framework of caste and CST, caste and social custom. Distinctive framework of caste and social framework. तो मतलब ये है कि एक जो सोसाइटी है, द विलेज इज द यूनिट ऑफ द रूरल सोसाइटी. गांव जो है वो एक रूरल सोसाइटी की इकाई है. ठीक है ना, यूनिट कहते हैं, एक इकाई है. इट्स पीपल कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ लिविंग टुगेदर. वहां पे लोग आपस में इकट्ठे रहते हैं विद इन द डिस्टिंक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट एंड सोशल कस्टम. ठीक है ना, एक जो जैसे आपने देखा होता कि गांव में अलग अलग तरह की जात के लोग जो हैं वो रहते हैं. ठीक है ना, लेकिन रहते इकट्ठे हैं सब. तो नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है रूरल सोसाइटी का, दैट इज द विलेज इज ए सोशल एंड कल्चरल यूनिट प्रोसेस. द विलेज एज ए social and cultural unit. मतलब जो एक गांव है वो एक सामाजिक और कल्चरल, जैसे आपको पता है कि तरह तरह के जो कल्चर्स होते हैं. The village as a social and cultural unit possesses means कि उसके पास है. possess जैसे आपके पास कोई चीज होती है तो उसको कहते हैं possess. Culture unit possesses a basically uniform organization. And structure of values all over India. Next is, ये लिख लिया, you have written this line. The village as a social and cultural unit possesses a basically uniform organization and structure of values all over India. Many problems are common. सबकी जो बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबकी एक जैसी होती हैं. Many problems are common to the entire Indian countryside. Many of the problems are common to the entire Indian countryside. सबकी एक पूरे देश में सबकी प्रॉब्लम जो है वो एक जैसी होंगी. नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट करेक्टर है कि वुमेन डू नॉट हैव द फुल इक्वालिटी विद मेन. ठीक है ना, ये आप एवरीबॉडी नोज अबाउट इट. वुमेन डू नॉट हैव द फुल इक्वालिटी with men in several aspects of life. Women do not have full equality. Equality होता है कि एक जैसी नहीं है. They don't have the equal status. इसको मतलब equality का मतलब equal status नहीं है with men in the several aspects of life. मतलब कहने का मतलब कि women's का जो है वो कई aspects में जो पुरुष है उनसे अलग है. They don't have that much respect, जिसको कह सकते हैं हम. Women do not have the full equality with men in several aspects of life. कि जो हमारे जीवन की जो different aspects हैं उसके बराबर नहीं है. तो next is, this is very important. Indian rural society is predominantly based on agriculture. Indian rural society is predominantly based on, जिसको मैंने अभी आपको बताया, Indian rural society is predominantly based on agriculture. जो हमारी इंडिया की रूरल सोसाइटी है
वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस है, ठीक है ना, मेनली प्रेडोमिनेंटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि सब लोग एग्रीकल्चर का ही काम करते हैं। पोजेशन ऑफ लैंड, possession of lands carries with it possession of land कि जिनके पास लैंड होती, लैंड जिनकी ओनरशिप है, जिनके पास लैंड है, उसको कहते हैं पोजेशन ऑफ लैंड। कैरीज विद इट सोशल एंड प्रेस्टीज वैल्यू, कैरीज विद इट सोशल एंड प्रेस्टीज वैल्यू। लिख रहे हो ना, यू आर राइटिंग दिस थिंग ना? क्यों ऋचा, आप? यस सर। हाँ, समझ आ रहा है ना ये? तो मैं आपको बड़े सिंपल वे में इसको बता भी रहा हूँ साथ साथ में कि इंडियन रूरल सोसाइटी इज प्रेडोमिनेंटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। पोजेशन ऑफ लैंड मतलब, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो गांव में लोग हैं, तो जिनके पास जमीन है, जहाँ जमीन का होना मतलब वो एक स्टेटस को शो करता है, ठीक है ना। जिनके पास जमीन है, जमींदार जिनको बोलते हैं, तो वो अपने आप को ऊपर समझते हैं बाकी लोगों से। तो ये उसको कहना चाहता है कि पोजेशन ऑफ लैंड कैरीज विद इट सोशल एंड प्रेस्टीज वैल्यू। ये एक प्रेस्टीज इशू हो जाता है कि मेरे पास जमीन है, उसके पास नहीं है, ठीक है ना। बिसाइड्स, इसके साथ ही प्रेस्टीज वैल्यू, बिसाइड्स बीइंग कंसिडर्ड एज एन, बिसाइड बीइंग कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एसेट, beside being considered as an economic asset। तो इकोनॉमिक का मतलब तो आपको पता ही क्या मतलब, जो आपकी एग्रीकल्चर है दैट इज एन एसेट। एसेट होता है कोई जायदाद, ठीक है ना। मतलब इसके, वो कहते हैं कि इसके अलावा कि उसके पास एक जो एग्रीकल्चर लैंड है वो उसका एक एसेट है, उसकी जायदाद है, लेकिन उसके साथ प्रेस्टी भी उसके साथ रिलेटेड है, उसका स्टेटस भी उसके साथ रिलेटेड है, ये कहना चाहता है। क्योंकि गांव में ये चीज को बहुत माना जाता है कि उसके पास जमीन है तो उसका स्टेटस अच्छा है। तो नहीं, ये हमारा एक करेक्टर है ना इंडियन रूरल सोसाइटी का। और नेक्स्ट इज कंसिडर एन इकोनॉमिक सेट इन मैनी विलेजेस। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लाइन, इन मैनी विलेजेस, इन मैनी विलेजेस, बहुत से गांव में, the land is mostly distributed between two or more costs। Land is mostly distributed between two or more cost। कास्ट होती है जो जात जिसको जात कहते हैं, जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड द कास्ट। Being economic set in many villages, the land is mostly distributed between two or more castes or among a few families, or among few families, or between or वाला or between one big landowner and the rest of the, or between one big landowner and the rest of the community। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, कम्युनिटी भी एक समाज ही होता है। इसका कहने का ये मतलब है कि हमारे जो गांव में है, जो गांव में जो जमीन है, वो जहाँ तो दो जातियों के बीच में होती है, जहाँ मोर देन दो जातियां होंगी उसमें होगी, ठीक है ना। बिटवीन टू और मोर कास्ट और अमंग ए फ्यू फैमिलीज, जहाँ कुछ ही लोगों के पास जमीन होती है, आप देखोगे तो बाकी लोग जो है वो लेबरर होते हैं, जिनके पास जमीन नहीं होती वो उस पर काम करते हैं एज ए लेबरर, ठीक है ना, एक मजदूरी का काम करते हैं। Many villages, the land is mostly distributed between two or more costs or among a few families or between one big landowner and the rest of the community। जहाँ एक बहुत बड़ा लैंड ओनर होगा जिसको लैंडलॉर्ड कहते हैं, वो अकेले के पास ही बड़ी जमीन होगी और बाकियों के पास जमीन नहीं होगी। तो लैंडलेस लेबरर्स, ये सारा समझना बहुत जरूरी। लैंडलेस लेबरर्स जिनके पास कोई जमीन नहीं है और वो मजदूरी करते हैं। लैंडलेस लेबरर्स एंड टेनेंट्स, टेनेंट्स क्या होते हैं? जैसे टेनेंट, जैसे किराएदार होते हैं आपके शहरों में, उसको किराएदार बोलते हैं ना कि इज अ टेनेंट।
कि वो किराए पे मकान लिया हुआ, तो उसको टेनेंट बोलते हैं, TENANT, टेनेंट्स। तो ये गांव में जो टेनेंट्स क्या होते हैं, जो जमीन जो है जिनकी अपनी नहीं होती लेकिन वो दूसरों की जमीन की जुताई करते हैं, तो उसको टेनेंट करते हैं, ठीक है ना। और जो जिसका जो ओनर है, ही डजंट कल्टीवेट द लैंड, बट द अदर पर्सन दैट इज कॉल्ड टेनेंट, ही कल्टीवेट्स द लैंड। तो टेनेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स से कंसिडरेबल पार्ट constitute a considerable part, considerable major part, आप major part भी लिख सकते हैं, major part of the population depending on agriculture, depending on agriculture। तो ये भी एक this is the most important characteristics of our Indian rural society, कि rural society में ये जो हमारी agriculture है that is predominant, और जो possession जो land है वो एक बड़ा prestige माना जाता है सबके अंदर, और जो हमारी लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन टू कास्ट, या कुछ फैमिलीज के पास ही है, और बाकी जो लोग हैं दे आर दी एग्रीकल्चर लेबरर, जब वो टेनेंट्स हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन जो उस पे अपना गुजारा करते हैं। तो नेक्स्ट इज एवरी विलेज, नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है, एवरी विलेज हैज इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, एवरी विलेजेस has its own organizational setup, ठीक है ना। तो ये से मैं आपको बताऊंगा क्या कहना चाहता है। एवरी विलेज हैज इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, कॉमा अथॉरिटी एंड सैंक्शंस, अथॉरिटी एंड सैंक्शंस। एवरी विलेज हैज इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, मतलब मीन्स कि हर एक गांव का एक अपना एक सेटअप बना हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है कि उसमें जो कैसे उसका काम चलता है, कैसे एक जैसा तरह की लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड दी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, अथॉरिटी एंड सैंक्शंस। तो उसमें उसको कौन चलाता है, जैसे आपका सीधे से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बता देता हूँ कि जैसे गांव में जो आपके पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती सिस्टम है, एक जो सरपंच होता है गाँव का, तो ही इज एन अथॉरिटी of that village and has the powers, उसको काम कराने की पावर्स हैं, उसके पास पावर्स होती हैं कि क्या क्या काम करना है। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है। it has its growing body, it has its growing body, GROWING, growing body, दी पंचायत, कोमा डाल के दी पंचायत, पंचायत based on local tradition since long, based on local tradition जो पुरानी एक प्रथा चली आ रही है, based on local tradition since long, but now constituted on a regular basis, but now constituted on a regular basis। अब ये रेगुलर बेसिस पे पंचायती आपके देखा कि इलेक्शंस होते हैं, but now on constituted on regular basis according to the provision of पंचायत राज, according to the provision of पंचायत राज। तो इसका यही मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है गांव के अंदर, और जैसे आपके गांव में एक पंचायत होती है, उसका जो मुखिया है वो सरपंच होता है, और बाकी उसके अंडर जो है वो मेंबर ऑफ पंचायत होते हैं जिनको पंचिस बोलते हैं। तो एक सिस्टम के अंदर जो है गांव की जो सोसाइटी है वो चलती है। तो नेक्स्ट यू राइट डाउन। तो विलेज सेटलमेंट्स, नेक्स्ट इज विलेज सेटलमेंट आर जनरली गवर्न्ड बाय, village settlements are generally governed by certain regional and local traditions. Village settlements are generally governed, GOVERNED, जैसे गवर्नमेंट से governed by certain regional होता है क्षेत्रीय,
REGIONA, regional and local traditions. And local traditions. और नेक्स्ट आप लिखोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा. द लेआउट ऑफ द विलेज. द लेआउट ऑफ द विलेज. आपने देखा कि एक गांव की जो लेआउट कैसे होती है, मतलब है कि पहले चीज कौन सी होती है, लास्ट में कौन सी होती है, एक पर्टिकुलर लेआउट होती है गांव की. द लेआउट ऑफ द विलेज, कॉमा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस. द लेआउट ऑफ द विलेज, कंस्ट्रक्शन of the house, comma, the dress, DRES, dress, comma, the speech, जो बोलना होता है, जहाँ जो ड्रेस में जो कपड़े डालते हैं वो, the dress, the speech and manners follow, MANNER, manners. आप कहते हैं ना उसको मैनर नहीं है इस चीज का कि क्या कहना है. and manners follow, follow means जो वो manners उनको फॉलो करते हैं, जो अपनाते हैं वो मैनर्स. मैनर्स फॉलो द सेट पैटर्न ऑफ द कल्चरल एरिया. फॉलो द मैनर्स फॉलो द सेट पैटर्न ऑफ कल्चरल एरिया. तो मतलब एक सेट उनका कल्चरल होता है, एक सेट उनकी ड्रेस होती है, एक सेट उनकी स्पीच होती है, बोलने का तरीका जो होता है. सब चीजें जो है और विलेज की जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज है वो भी एक सेटअप के अंडर होती हैं. तो ये है, दिस वाज एक्चुअल में ये है कि दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी आवर इंडियन रूरल सोसाइटी. तो नेक्स्ट आप एक इसमें हम वाइंड अप इसमें कर लेंगे. तो यू राइट डाउन एडिशनली, ये दिस इज नॉट द 8th कैरेक्टर या 9th कैरेक्टर. तो आप एडिशनली इसमें लिख सकते हो कि द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन विलेज वाज समराइज्ड बाय रेड्डी. अब रेड्डी ने इसको समराइज किया कि इंडियन रूरल सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है. द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन विलेज वाज समराइज्ड बाय रेड्डी, REDDI, रेड्डी, एज, उसने क्या इसको समराइज किया, समराइज मीन जो समरी रूप में उसने क्या कहा, एज हॉस्पिटैलिटी, HOS, हॉस्पिटैलिटी, कॉमा religiousness, hospitality, religiousness often combined with superstitious beliefs. Religious धार्मिक होते हैं ना, सब जो गांव के लोग हैं वो धार्मिक होते हैं और उनमें सेवा भाव की भावना होती है, हॉस्पिटैलिटी होती है ना. और रिलीजियस होते हैं ऑफन कंबाइंड विद सुपरस्टिशियस बिलीफ. सुपरस्टिशियस बिलीफ मतलब उनमें कई चीजों में वो अंधाधुंध, जिसको कहते हैं ना विश्वास करते हैं, अंधविश्वास जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं सुपरस्टिशियस बिलीफ. सुपरस्टिशियस बिलीफ होता है, उनमें अंधविश्वास होता है. नेक्स्ट इज लेजर, LEISERE, लेजर एटीट्यूड टू लाइफ. मतलब जो लेजर एटीट्यूड टू लाइफ मतलब वो लाइफ के प्रति वो इतना सिंसियर नहीं होते. मतलब जैसे हम लोग शहरों में सोच रहते हैं ये करना है, वो करना है, ये करना, तो वो लेयर्स मूड में होते. लेयर्स एटीट्यूड टू द लाइफ एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और जो लिविंग का स्टैंडर्ड है एज कंपेयर टू द अर्बन एरिया, उनका लो होते हैं, वो बड़े सिंपल होते हैं. उनका कहने का मतलब है, लो का मतलब ये नहीं है कि वो उनको कुछ पता नहीं है, मतलब लेकिन बाय नेचर देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज लो, एंड लो स्टैंडर्ड लिविंग नेक्स्ट एक लाइन लिख लो, फिर इसको वाइंड कर देंगे. नेवरदलेस, NEVERTHLES, नेवरदलेस most villages are capable to change. Nevertheless, most villagers are capable to change and will
respond to the teacher, capable to change and will respond. Respond होता है कि जो उसको मतलब response देते हैं, उसको मानते हैं. Will capable to change and will respond to the teachers whom they trust. Whom they trust. Whom they trust. तो नेक्स्ट लास्ट लाइन लिख लो. दे आर ईगर टू लर्न. दे आर ईगर टू लर्न. वो बड़े एंशियस होते हैं ये सीखने के लिए. दे आर ईगर, EAGER, ईगर टू लर्न हाउ टू हेल्प देमसेल्व्स. दे आर ईगर टू लर्न हाउ टू हेल्प देमसेल्व्स. ठीक है ना. तो ये है, दिस इज द मतलब ये एक विशेषताएं थी जो रूरल सोसाइटी की बताई कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चले कि व्हाट इज रूरल सोसाइटी. तो ये आपका वन ऑफ द इसमें आएगा कि व्हाट इज रूरल सोसाइटी. फिर आप हम करेंगे सोशल ग्रुप्स नेक्स्ट टाइम जो है, सोशल ग्रुप्स. और थोड़ा सा एक डिफरेंस जो बिटवीन अर्बन और रूरल जो रिलेशनशिप है उसमें एक डिफरेंस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो यही था. दिस वाज एक्चुअली बीच में थोड़ा सा टाइम वो लाइट की वजह से चला गया. तो नेक्स्ट टाइम वी विल कवर इट. तो धीरे धीरे करेंगे क्योंकि सिलेबस भी आपका इट इज नॉट दैट मच एलेबोरेट. आपका ज़्यादा नहीं है सिलेबस, ये कम ही अगर आप यू गो थ्रू द सिलेबस. ठीक है ना. तो मतलब तो सिर्फ है कि इसको समझने का कि आपका रूरल जो टच है वो समझ आए, तो तभी ये आगे एग्रीकल्चर जो है यू कैन अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे. तो यहाँ ही हम वाइंड अप करते हैं. 1 मिनट में आपके अटेंडेंस भी ये ले लूँ. आपका नेक्स्ट भी एक लेक्चर है ना अभी? नो सर. अच्छा नहीं है. सॉइल साइंस का नहीं है कोई ऐसा? चलो ठीक है देन. थैंक यू.